बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लीडर्स फोर्सेस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान नेवी सेलर्स के इनिशियल टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। आज इसका सेकंड लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर किया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन जो बार बार मुख्तलिफ टेस्ट सेंटर्स के अंदर रिपीट हो चुके हैं, वो क्वेश्चन और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के साथ, कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत इंटरेस्टिंग वे में शेयर किए जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक वॉच करना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हमारे डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोग तक पहुँच रहे हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, हु साइंड द ताशकंद एग्रीमेंट फ्रॉम पाकिस्तान साइड। ताशकंद एग्रीमेंट को पाकिस्तान से किसने साइन किया था। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये साइन कब हुआ था। इसकी एग्जैक्ट डेट आपसे पेपर में कई दफ़ा पूछी गई है। 10 जनवरी 1966 को ये साइन हुआ था। और ये था क्या ताशकंद एग्रीमेंट? ये 1965 की जो वॉर थी पाकिस्तान और इंडिया की, ये उसका पीस एग्रीमेंट था, जो कि कहाँ पे, ताशकंद में जो है ना ये साइन हुआ था। ताशकंद जो है ये उस वक्त जो सिटी था, ये USSR जो आज का रशिया है, ये उसका सिटी था। और आजकल जो है ये यहाँ पे जो कंट्री है वो है उज़्बेकिस्तान, और उज़्बेकिस्तान का जो कैपिटल है वो भी यही है, ताशकंद सिटी। क्लियर हो गया? यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा। यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई कि पाकिस्तान साइड से किसने जो है ना इसमें पार्टिसिपेट किया। जो क्वेश्चन है हमारा तो वो है अयूब खान साहब, और इंडिया साइड से जो है ना वो था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री इंडिया की तरफ से उसने इसके ऊपर क्या किया था, साइन किए थे। और ये लाल बहादुर शास्त्री है, इसकी डेथ डेट भी पूछी गई है। देखो 10 जनवरी 1966 को जो है ना ये एग्रीमेंट हो रहा है, और 11 जनवरी यानी कि अगले ही दिन उसकी डेथ हो जाती है। और अपने कमरे में क्या हो, मुर्दा पाया जाता है। तो उसकी एग्जैक्ट डेट भी, लाल बहादुर शास्त्री की डेथ भी जो है ना आपसे पेपर में कई दफ़ा पूछी गई है। यहाँ पे 1965 की वॉर से रिलेटेड मैं आपको बता देता हूँ कि ये वॉर जो है ये कब स्टार्ट हुई थी। 6 सितंबर 1965 को इंडिया जो है पाकिस्तान पे अटैक कर देता है। पाकिस्तान जो है अपना डिफेंड करता है, तो इसलिए पाकिस्तान आज तक 6 सितंबर को डिफेंस डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर हो गया? तो डिफेंस डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो 6 सितंबर को किया जाता है। ये बात भी आपने याद रखनी है। और ये जंग कब तक जारी रही थी? ये जंग जारी रही थी 22 सितंबर तक। तो 6 सितंबर से लेके 22 सितंबर तक टोटल कितने दिन हो गए? 17 दिन। तो आपसे MCQs पूछा जाता है ये जंग कितने दिन तक चली थी, तो 17 दिन तक ये जंग जो है ये चली गई थी। क्लियर हो गया? यहाँ पे एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है हमारा शिमला एग्रीमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे एक था ये ताशकंद एग्रीमेंट। अभी मैं कौन सा बता रहा हूँ? अभी शिमला एग्रीमेंट बता रहा हूँ। ये शिमला एग्रीमेंट जो था ये 1971 की जो वॉर थी पाकिस्तान और इंडिया की, ये उसका पीस एग्रीमेंट था। ठीक है? और ये कहाँ पर हुआ था? चूँकि ये शिमला में हुआ था इसीलिए इसको शिमला एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसकी डेट भी आपसे पूछी जाती है। 2 जुलाई 1972 को ये हुआ था। कब हुआ था? 2 जुलाई 1972 को ये एग्रीमेंट हुआ था। और ये 1971 की जो वॉर थी ये उसका एग्रीमेंट था, पाकिस्तान और इंडिया का। पाकिस्तान की तरफ से यहाँ पे जो पार्टिसिपेट किया था, जिसने साइन किया था, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। ZA भुट्टो मैंने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है? और इंडिया की तरफ से जो थे तो वो उनकी प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। उनकी प्राइम मिनिस्टर, उसका नाम क्या था? इंदिरा गांधी। क्लियर हो गया? तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 1500 स्टूडेंट्स 1200 आर प्रेजेंट, व्हाट इज़ द परसेंटेज। देखो कोई भी क्वेश्चन आपके पास आ जाए, आपने एक सिंपल रूल याद रखना है। आप अपने मार्क्स की जब परसेंटेज निकालते हो उसका फार्मूला आप सबको आता है। क्या फार्मूला होता है? ऑब्टेन्ड मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। आपके पास इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए, हम हर क्वेश्चन को, प्रॉफिट का क्वेश्चन आ जाए, लॉस का क्वेश्चन आ जाए, रेशियो का क्वेश्चन आ जाए, मैं कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको एक ही इसी फार्मूले से करके दिखाऊंगा। आपने एक फार्मूला याद रखना है और आपके सारे क्वेश्चन जो है इंशाल्लाह यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। देखो यहाँ पे ये जो ज़्यादा होंगे साथ सारे ये टोटल मार्क्स हैं, और ये वाले क्या है? ये ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट? देखो कहते हैं 1200 स्टूडेंट्स जो है वो प्रेजेंट है, तो यानी कि ये ऑब्टेन्ड मार्क्स है 1200 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स कितने? 1500 मल्टीप्लाई बाय 100। ये फार्मूला है हमारा। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई। ठीक है? अब 3 का टेबल अगर आप पढ़ें तो 3 के टेबल में ये 4 आता है, और यहाँ पे कितना आता है? 5। 400 को आप जो है 5 पे डिवाइड करें, 5 1 द 5 और 5 8 द 40, तो हमारे पास कितना आ गया? 80 आंसर आ गया। 80% जो है स्टूडेंट जो है वो यहाँ पे क्या थे? प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आएगा? 80% आएगा। अगर यहाँ पे वो पूछता कि एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताइए, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कहते हैं एब्सेंट स्टूडेंट्स की परसेंटेज बताएं, तो देखो 1200 प्रेजेंट है, टोटल 1500 है, तो एब्सेंट कितने? 300 जो है वो एब्सेंट हैं। तो 300 को आप डिवाइड कर दोगे 1500 से, क्योंकि टोटल मार्क्स हमारे पास 1500 ही हैं, और ऑब्टेन्ड मार्क्स
300 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 100। इसी एक फार्मूले से ही हमने हर क्वेश्चन को, जितने भी आगे कोई क्वेश्चन आएंगे इस तरह के पास्ट पेपर्स के, मैं आपको इसी फार्मूले से कराऊंगा। आपने ये फार्मूला समझने की कोशिश करनी है। हमारे सारे टॉपिक्स मैथ के हो गए, चाहे आपके इंटेलिजेंस पोर्शन में आएंगे, ये सारे यहाँ से कवर हो जाएंगे। अब देखो 3 1 द 3 और 3 5 थे, कितने हो गए 15, ऊपर आ गया 100 और नीचे आ गया 5। 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 20% जो स्टूडेंट्स हैं वो एब्सेंट हैं और 80% जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे डेली के इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोगों तक पहुंचते रहें। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह आपको 100% गारंटेड आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जाएगी। और अगर आपको आपके सेंटर के हिसाब से नोट्स चाहिए तो भी ये व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। अगर कोई एंगल 90 डिग्री से ग्रेटर है, 180 डिग्री से छोटा, तो उसको क्या बोलते हैं। एंगल की 3 टाइप्स हैं, ये आपके तीनों मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज हैं। देखो अगर एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस है, 90 डिग्री से क्या है, लेस है, तो उसको हम बोलते हैं एक्यूट एंगल। उसको क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। अगर कोई एंगल जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं राइट एंगल। और अगर कोई एंगल जो है वो क्या है, वो 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो उसको क्या बोलते हैं, एब्ट्यूज एंगल। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन भी करेक्ट यही है। और स्ट्रेट एंगल क्या होता है, स्ट्रेट एंगल जो एंगल जो है ना इक्वल हो किसके, 180 डिग्री के, उसको क्या बोलते हैं, स्ट्रेट एंगल। क्लियर हो गया। तो ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको मैं यहाँ पे बना के भी दिखा देता हूँ। देखो ये वो एंगल है जो 90 डिग्री से कम है, और ये वो एंगल है जो बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का है, और ये वो एंगल है जो 90 डिग्री से ग्रेटर है, और ये वो एंगल है जो बिल्कुल स्ट्रेट है, इसको क्या बोलते हैं, ये 180 डिग्री का एंगल। क्लियर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ओशन इज द लार्जेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। पूरी दुनिया के अंदर टोटल 5 ओशंस हैं, और इनकी ट्रिक मैं यहाँ पे आपको लिख के दे देता हूँ। ये देखो PAISA, पैसा, इसकी ट्रिक आपने याद रखनी है। सबसे पहले जो पी से है वो है पैसिफिक ओशन, ये दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, और इसमें हमारा जो आंसर है वो भी यही है। उसके बाद ए से हमारे पास अटलांटिक ओशन, ये हमारी दुनिया का दूसरा बड़ा जो है सबसे बड़ा ओशन है। और आई से जो है ये हमारे पास ऑप्शन बी के अंदर आपको नजर आ रहा है इंडियन ओशन। और एस से हमारे पास क्या है, सदर्न ओशन, ये हमारा चौथा बड़ा जो है ना, ये सदर्न यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और आर से ए से क्या हमारे पास, ए से हमारे पास आर्कटिक ओशन, ये 5वां बड़ा ओशन है पूरी दुनिया का। तो ये एक ट्रिक आप याद रख लेंगे, पैसा, इस पैसे से जो है ना आप 5 ओशन जो है वो याद कर सकते हैं। और ये आपसे पूछे जाते हैं, अक्सर कहता है जी 3rd लार्जेस्ट ओशन इन दी वर्ल्ड, तो हमारे पास क्या होगा, इंडियन ओशन होगा। यहाँ पे आपसे एक और चीज़ पूछी जाती है, जो हमारा पाकिस्तान के साथ जो सी लगता है वो पूछा जाता है कि वो कौन सा सी है, तो वो अरेबियन सी है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि अरेबियन सी जो है ये कौन से ओशन के अंदर है, तो ये भी हमारे पास इंडियन ओशन के अंदर है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इस व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आप हमारा लाजमी फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इंशाल्लाह आपको आपके सेंटर के हिसाब से बेहतरीन तैयारी करवाई जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, जो कि कब बनाई गई थी, ये आपने याद रखनी है, इसकी एग्जैक्ट डेट भी याद रखनी है, 28 दिसंबर 1885। ठीक है, क्लियर हो गया। ये एग्जैक्ट डेट आपने याद रखनी है, 28 दिसंबर। ठीक है, इसके जो पहले प्रेसिडेंट है उसका नाम क्या है, उसका नाम यहाँ पे है WC बनर्जी, जो इसका पहले प्रेसिडेंट है। और इसको बनाने वाले कौन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अगर ये आपसे पूछ लिया जाए तो फिर हमारे पास ऑप्शन ए जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन होगा। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ये पॉलिटिकल पार्टी थी पूरे सब कॉन्टिनेंट की, लेकिन चूंकि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए काम कर रही थी, तो फिर बाद में मुसलमानों ने अपनी एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसका नाम था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। यहाँ शॉर्टकट में हमने लिख दिया, ए से ऑल, आई से इंडिया, एम से मुस्लिम और ऑल, एल से लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और ये कब बनाई गई थी, इसकी डेट भी आपको पता होनी चाहिए, 30 दिसंबर 1906 में जो है ना ये बनाई गई थी। ये डेट आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर्स के अंदर कई दफ़ा पूछी गई है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इन अ क्लास ऑफ 500 स्टूडेंट्स, अभी मैंने इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन कराया था। देखो मैंने क्या बताया था, ऑब्टेन मार्क्स, यानी कि उसने कहा था व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रेजेंट। तो प्रेजेंट कितने, 340 हमारे पास जो है ना ऑब्टेन मार्क्स हैं। टोटल मार्क्स हमारे पास है 500 और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे आप कर लें इसको 100 से, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया। उसके बाद हमारे पास बन गया 340 डिवाइडेड बाय 5। तो आप यहाँ पे 340 को जो है ना 5 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा। देखो यहाँ पे मैं सिंपल, वैसे शॉर्टकट में भी आप कर सकते हो, इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 5 6 का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और नीचे आपके पास बचा 4, ऊपर से 0 उतारा तो 40 बन गया। 5 8 द 40, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया, देखो ऊपर 68% जो है ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। 68% स्टूडेंट्स जो है वो क्या है, प्रेजेंट है। तो एब्सेंट कितने होंगे, इसका मतलब तो एब्सेंट होंगे 32%। ठीक है, क्लियर हो गया, हमें निकालने की जरूरत नहीं है। अगर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे, देखो एब्सेंट कितने स्टूडेंट्स हैं, 500 में से 340
प्रेजेंट्स हैं, तो 160 स्टूडेंट जो है वो एब्सेंट है। तो 160 को आप क्या करोगे, 500 पे डिवाइड कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 160 को 5 पे डिवाइड करोगे, 5 3 15, ठीक है, और 16 में से 15 गया, 1 बचेगा, ऊपर से 0 उतारेंगे, देखो 32% आ गया। क्लियर, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पाकिस्तान ज्वाइंट द यूनाइटेड नेशन, पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को कब ज्वाइन किया था, तो इसकी एग्जैक्ट डेट भी आपने याद रखनी है, 30 सितंबर 1947 को। 30 सितंबर भी याद रखना है, एग्जैक्ट डेट भी आपसे पेपर में अंदर पूछी जाती है, ठीक है। अच्छा, जब पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था तो उस वक्त एक कंट्री था जिसने सबसे पहले पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया था, उस कंट्री का नाम क्या है, वो है ईरान। और एक वो कंट्री था जिसने इसकी मुखालफत की थी कि पाकिस्तान को इसका जो है ना वो मेंबर नहीं बनना चाहिए, वो कौन सा था, वो था अफ़गानिस्तान। दोनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, और इवन के पिछली दफ़ा जो आपके सेलर्स के पेपर में उसमें ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया है कि जो है ना अफ़गानिस्तान ने क्यों जो है ना पाकिस्तान की जो है ना मुखालफत की थी एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ऑफ यूनाइटेड नेशन, क्यों मुखालफत की थी, तो उसकी वजह थी वो थी ड्यूरेंट लाइन। ड्यूरेंट लाइन जो है पाकिस्तान का और अफ़गानिस्तान का जो है ना ये बॉर्डर है, जो कि अफ़गानिस्तान इसको एक्सेप्ट नहीं करता, वो कहता नहीं भाई ये पूरा KPK जो है ये मेरा हिस्सा है। क्लियर हो गया, तो ड्यूरेंट लाइन की वजह से अफ़गानिस्तान ने जो है ना पाकिस्तान की मुखालफत की थी। यहाँ पे एक और MCQ मैं आपको बता देता हूँ, यूनाइटेड नेशन जो है ये कब बनी थी, ये बनी थी 24 अक्टूबर 1945 को, आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद जो है इसको बनाया गया था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों बनाया गया था, ताकि कोई भी मुल्क अगर जंग लड़े तो उसके दरमियान में कोई सुलह सफाई करने वाली कोई एक जो है ना नेशन, एक यूनाइटेड नेशन उन्होंने बना दी। क्लियर हो गया, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच सिटी सर्व्ड एज द फर्स्ट कैपिटल, पाकिस्तान का सबसे पहला जो कैपिटल था वो क्या था, आपको पता है वाला, देखो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या करेक्ट ऑप्शन है। और ये कब तक पाकिस्तान का कैपिटल रहा, ये रहा 1959 तक, यानी 1947 से लेके 1959 तक जो पाकिस्तान का कैपिटल था वो था कराची। ये आपसे मुख्तलिफ हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कराची जो है पाकिस्तान का कैपिटल कब तक रहा, तो 1959 तक। फिर कौन सा कंट्री, उस वक्त कह दिया गया कि इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल बनेगा, लेकिन इस्लामाबाद की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई, और 1959 से लेके 1967 तक जो पाकिस्तान का कैपिटल रहा वो कौन सा रहा, वो रावलपिंडी RWP मैंने शॉर्टकट में लिख दिया। फिर 1967 में जो है ना वो इस्लामाबाद जो है पाकिस्तान का कैपिटल बना, और आज तक यही पाकिस्तान का कैपिटल है। क्लियर हो गया, तो ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैंने डिटेल में लिखे हैं ये मुख्तलिफ तरीके से आपसे MCQs पूछ सकते हैं, तो ये सारे आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वेव इज डबल इट्स टाइम पीरियड। देखो कल मैंने एक चीज़ आपको बताई थी, बॉयज़ लॉ पढ़ाया था, वहाँ पर मैंने क्या, देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये फ्रीक्वेंसी को FCD नोट करते हैं, और फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट होता है हमारे पास वो क्या होता है, वो हमारे पास होता है हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज़ होता है। क्लियर हो गया। अब देखो फ्रीक्वेंसी जो होती है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किस चीज़ के, टाइम पीरियड के। टाइम पीरियड के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मैंने कल आपको कॉन्सेप्ट समझाया था कि अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी जो है वो इंक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज़ हो जाएगा। अगर फ्रीक्वेंसी डिक्रीज़ होगी तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। ये इन्वर्स रिलेशन का ये कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वो कहता है इफ़ द फ्रीक्वेंसी डबल, अगर फ्रीक्वेंसी डबल होगी मतलब वो जितनी बढ़ेगी टाइम पीरियड जो होगा वो उतना ही कम हो जाएगा। अगर वो डबल हो गई है तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, वो हाफ हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगा और इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है। और टाइम पीरियड जो है यहाँ पे उसका आपसे यूनिट पूछ लिया जाए तो उसका यूनिट क्या होता है, वो सेकेंड होता है। विच डिवाइस कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इंटू मैकेनिकल एनर्जी, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है वो हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक मोटर होती है, जो कि क्या कर रही होती है, आप उसको इलेक्ट्रिसिटी आ रही होती है, वो उस इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर रही होती है, कोई भी मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, इस व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप लाजमी ज्वाइन कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच विटामिन इज मेनली प्रोड्यूस इन ह्यूमन बॉडी बाय सनलाइट, कौन सा विटामिन जो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर जो है ना सनलाइट की वजह से प्रोड्यूस होता है। तो ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, विटामिन डी। देखो विटामिन डी जो है एक तो ये पता चल गया कि सनलाइट में ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता है, और इसकी कमी की वजह से डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन की डी की कमी की वजह से क्या होता है, रिकेट्स की बीमारी होती है जिसको हड्डियों की कमज़ोरी कहा जाता है। इसका एक दूसरा नाम भी है जो पिछले जो है ना साल पेपरों के अंदर जो है ना वो आया था, वो क्या था, ओस्टा मलेशिया जो है ये इसका दूसरा नाम है, ठीक है, रिकेट्स का। इस बीमारी का मतलब भी यही है कि हड्डियों की कमज़ोरी, ठीक है। और ये किस चीज़ की वजह से होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे विटामिन ए आपको नजर आ रहा है। विटामिन ए से रिलेटेड आपसे क्या पूछा जा सकता है कि विटामिन ए जो है कहाँ पाया जाता है। तो विटामिन ए जो है ये कहाँ पाया जाता है, मिल्क के अंदर पाया जाता है।
ठीक है। और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसकी कमी की वजह से क्या हो जाती है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। आगे लिख लेना ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। और जिसको नाइट ब्लाइंडनेस होती है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है वेजिटेबल्स खाएं। क्या खाएं, यानी कि वेजिटेबल्स की वजह से जो है ना आपका जो है ना वेजिटेबल्स के अंदर भी विटामिन ए मौजूद होता है। जब आप वेजिटेबल्स खाएंगे तो विटामिन ए की कमी पूरी हो जाएगी, तो आपकी नाइट ब्लाइंडनेस ठीक हो जाएगी। नाइट ब्लाइंडनेस क्या है, जिसमें रात में आपको चीज़ें सही से जिस इंसान को नज़र नहीं आती। ठीक है, यहाँ पे विटामिन बी से रिलेटेड आपसे जो है ना बहरहाल ये तो इतना नहीं पूछा जाता, लेकिन विटामिन सी जो है वो आपसे क्या पूछा जा सकता है कि सिट्रस जो है, विटामिन ए जो है वो कहाँ पे पाया जाता है, सिट्रस के अंदर पाया जाता है, ऑरेंज के अंदर पाया जाता है, गावास के अंदर पाया जाता है, अमरूद के अंदर वगैरह। ठीक है, क्लियर हो गया। और इसके अलावा जो है ना एक ऐसा आपका एमसीक्यूज़ है, बल्कि एक मैं विटामिन ई का भी बता देता हूँ। विटामिन ई जो है उसकी कमी की वजह से आपको क्या होता है, वो स्टेरिलिटी होती है। क्या होती है, स्टेरिलिटी, बांझपन जिसको आप कहते हैं उर्दू में, क्या कहते हैं, बांझपन, स्टेरिलिटी की बीमारी होती है विटामिन ई की कमी की वजह से। याद रखना है आपने। एक और एमसीक्यू मैं आपको जो बता रहा था वो ये था कि विटामिन के जो है ये ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी इसको खुद से प्रोड्यूस करती है। यहाँ से पूछा जाता है कि विटामिन कौन सा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है, तो वो विटामिन के है, सॉरी। ठीक है, क्लियर हो गया, उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मैक्सिमम कहाँ पे होती है, सॉलिड के अंदर होती है। सबसे ज़्यादा सॉलिड में होती है, उससे कम लिक्विड में होती है, और उससे कम कहाँ होती है, गैसेज में होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करना इसका हक बनता है। डेली इसी तरह के आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स पहुंचते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, यहाँ टॉप पे भी आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है, नीचे भी आपको व्हाट्सएप नंबर नजर आ रहा है। आप इसको जो है ना सेव कीजिएगा, इस पर कॉन्टैक्ट करके हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको आपके सेंटर के हिसाब से तैयारी करनी है, आपको आपके सेंटर के हिसाब से नोट्स अगर चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर जो है ना आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच लॉ एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो हमारे पास क्या होता है, ओम लॉ होता है। देखो इसका फार्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, यहाँ पे V क्या वोल्टेज है, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस भी आप इसको कह सकते हैं। और यहाँ पे आई जो है ये क्या है, करंट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे उसने क्या कहा था, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस का जो रिलेशन है वो किस फार्मूले के अंदर है, वो ओम लॉ के अंदर है। ठीक है, अब ये एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर करंट बढ़ेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ जाएगा, अगर करंट कम हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी कम हो जाएगा। और आर यहाँ पे क्या है, रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, ओम होता है। और इस ओम को इस तरह भी लिखा जाता है, और अक्सर ऑप्शन के अंदर आपको ये वाला साइन मिलेगा, तो आपने इसको टिक करना होता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। यूनिट ऑफ पावर का यूनिट जो होता है वो क्या होता है, वाट होता है। और बाकी जितने भी यूनिट्स हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे यूनिट्स जो है मैं आपको इंशाल्लाह इसके नोट्स प्रोवाइड करूंगा। तो इस नोट्स के लिए भी आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला ये सारे नोट्स हो गए, जितने भी आपके जो है ना यूनिट्स हो गए, जितने भी आपके सेम मीनिंग वर्ड, अपोजिट मीनिंग वर्ड, ये सारे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपके जो है ना 8-10 MCQ यहाँ से कवर हो जाते हैं। और ये जो है ना चंद एक चीज़ें हैं, ये चंद एक चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये आपका पेपर जो है ना यहाँ से कवर हो जाएगा। चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी है शी। देखो ही, शी, इट या कोई भी सिंगल नाउन आ जाए तो उसके साथ हम जो है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके साथ एस या ई एस का इजाफा करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो क्या होगा, डी होगा। देखो मैंने क्या बताया, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए या कोई भी सिंगल नाउन आ जाए तो उनके साथ हमने क्या करना होता है, हमेशा एस या ई एस का वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ एस या ई एस का इंक्रीमेंट करते होते हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अ पर्सन मूव्स नॉर्थ देन साउथ। देखो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता रहा हूँ आपको, देखो ये कॉन्सेप्ट याद रखना, इससे रिलेटेड आपके 6-7 क्वेश्चन हर स्टूडेंट के पेपर में आते हैं। देखो क्या मैं फार्मूला यहाँ पे बता रहा हूँ, देखो ये एक लाइन बना लेनी है आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर, ऐसे जो है ना इमेजिन करना है कि ऊपर वाली जो साइड है वो आपकी नॉर्थ है और नीचे वाली साइड आपकी साउथ है, राइट साइड आपकी ईस्ट है और ये वाली साइड जो है वो आपकी वेस्ट है। ये आपने ऐसे इमेजिन कर लेना। अब यहाँ पे देखो अ पर्सन मूव नॉर्थ, एक बंदा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन साउथ, अब कहाँ जा रहा है, साउथ की तरफ जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। देन टर्न, जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो उसका लेफ्ट क्या है, उसका लेफ्ट जो है ये वाला है, ईस्ट की तरफ। समझ आ रही है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है तो ये राइट साइड जो होगी वो ये राइट साइड होगी और ये ईस्ट की तरफ जो है वो उसकी लेफ्ट साइड है। तो यानी उसने लेफ्ट साइड पे टर्न ले लिया, तो यानी अब ईस्ट की तरफ जा रहा है। हिज प्रेजेंट डायरेक्शन इज, उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी, तो उसकी प्रेजेंट डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट होगी। क्लियर हो गया। वो इसी तरह आपको कहेगा, एक क्वेश्चन आएगा, वो कहेगा कि अभी जैसे उसने कहा कि ही टर्न्स लेफ्ट, अब कहेगा कि ही अगेन टर्न लेफ्ट, उसने दोबारा टर्न किया लेफ्ट की तरफ। देखो अब ईस्ट की तरफ जा रहा था, अब उसका लेफ्ट क्या बनेगा, अब उसका लेफ्ट ये ऊपर की तरफ बनेगा, नॉर्थ की तरफ, ठीक है। अगर वो कहता है कि अगेन उसने जो है ना राइट टर्न ले लिया तो उसका राइट टर्न कहाँ होगा, नीचे की तरफ होगा। अगर वो राइट टर्न कराएगा तो फिर उसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। अगर उसको दोबारा लेफ्ट टर्न कराएगा तो उसका नॉर्थ हो जाएगा।
सही है। तो इस तरह जो है ना आपने ये एक सिंपल सी चीज़ मैंने आपको बता दी है, ये चीज़ याद रखनी है कि ऊपर नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। आपने अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे जहाँ पे आप जो है ना अपना पेपर सॉल्व कर रहे होंगे उस पर ऐसे इमेजिन कर लेना कि ये वाली साइड जो है ना ऐसे ऐसे लाइनें लगा के आपने अपने माइंड में उसको इमेजिन करके इस क्वेश्चन को जो है ना वो सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 2x + 5 = 11। यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल रूल होता है, अगर एक चीज़ एक साइड पे प्लस हो रही है तो दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। प्लस का 5 था, इधर आके -5 हो गया, तो -5 करेंगे 6 आ जाएगा। अगर एक चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है तो वहाँ पे जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। ये सिंपल रूल्स हैं, आपको याद होनी चाहिए। ख़ास तौर पे जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता नहीं होंगे, ठीक है। तो खैर यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से देखो सॉल्व करके बता दिए, लिख लेने हैं। अगर एक चीज़ एक साइड पे प्लस हो रही है दूसरी साइड पे माइनस हो जाती है, अगर माइनस हो रही है एक साइड पे तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगी। यानी कि प्लस और माइनस का आपस में रूल होता है और मल्टीप्लाई और डिवाइड का इन दोनों का आपस में होता है। अगर एक साइड पर मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी साइड पर जाके डिवाइड हो जाएगी, अगर एक साइड पर डिवाइड हो रही है तो दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर अब यहाँ पे देखो 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड हो गया, 2 1 था 2 और 2 3 था 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ बॉर्डर लाइन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अभी मैंने कहा था वो क्या है, वो हमारे पास ड्यूरेंट लाइन है। कौन सी है, ड्यूरेंट लाइन। रेड क्लिफ लाइन यहाँ पे क्या है, रेड क्लिफ लाइन जो है देखो ये यहाँ पे मैं आपको ये कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। ये हमारे पाकिस्तान का जो है ये मैप है, ठीक है, ऐसे ही है। और यहाँ पे ये वाला जो है ना, ये वाला सारा ये कश्मीर का इलाका है, ठीक है। और उस कश्मीर के इलाके में ये वाला जो इलाका है इसको ये एजेके है, ये आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर है। ये और ये ऊपर वाला जो ज़्यादा वाला इलाका है ये मकबूजा कश्मीर है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ से लेके ये वाला जो जितना भी बॉर्डर है ना, इस बॉर्डर को ये देखो जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ बार बार, ठीक है। इस बॉर्डर को हम बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं सर, रेड क्लिफ ने इस लाइन को बनाया था और इसको 17 अगस्त को जो है अवार्ड भी मिला था। क्लियर, ये भी आपको एक MCQ अलग से बता दिया। अच्छा, उसके बाद जो है ना ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो जिसको अभी मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यानी कि मकबूजा कश्मीर और आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के दरमियान में जो बॉर्डर है इसको बोला जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC। इसको क्या बोला जाता है, लाइन ऑफ कंट्रोल बोला जाता है। क्लियर, समझ आ गया आपको। एक और होता है आपका जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, LAC। ये आपसे पूछा जाता है कि ये किसका एब्रीविएशन है, LAC। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये चाइना और इंडिया के दरमियान में जो बॉर्डर है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और ये लाइन ऑफ कंट्रोल जो है LOC, ये भी आपसे MCQ पूछा जाता है ये किसका एब्रीविएशन है और ये किस किस के दरमियान में बॉर्डर है, ये जो मैंने आपको बता दिया। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर टेम्परेचर। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज़ होता है, तो हमारे पास क्या होता है, थर्मामीटर होता है। क्लियर हो गया। बैरोमीटर यहाँ पे क्या होता है, प्रेशर मेजर करने के लिए होता है। हाइग्रोमीटर जो होता है ह्यूमिडिटी मेजर करने के लिए होती है। एमीटर जो होता है ये करंट मेजर करने के लिए होता है। क्लियर, ये सारी चीज़ें आपने याद रखनी है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द अपोजिट ऑफ ब्रेव। ब्रेव का अपोजिट क्या होता है, ब्रेव का अपोजिट क्या होता है, कॉवर्ड, ठीक है, बुज़दिल, ठीक है। ब्रेव क्या होता है, बहादुर, इसका अपोजिट क्या होगा, बुज़दिल होगा। मजीद एंड जो सेम मीनिंग वर्ड, अपोजिट मीनिंग वर्ड, ये इंशाल्लाह आपके साथ जो है मैं ज़रूर शेयर कर दूंगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, व्हाट इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है। पाकिस्तान की जितनी भी नेशनल चीज़ें हैं ये आपने याद करनी है। इसकी अलग से एक जो है ना मैं नोट दूंगा, एक सिंपल एक पेज होगा, उसके ऊपर पाकिस्तान की जितनी भी नेशनल चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह आपको जो है ना प्रोवाइड की जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक MCQ ज़रूर पूछा जाता है। तो पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जो है वो क्या है, जैस्मीन है। बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे रोज़ को टिक करते हैं जो कि गलत है, ठीक है। नेशनल अगर आपसे पूछ लिया जाए, हमारे पास कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। नेशनल हमारी लैंग्वेज। अच्छा, यहाँ पे जो कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, हमारी नेशनल लैंग्वेज अगर पूछ ली जाए तो वो उर्दू है। एक और MCQ वहाँ से पूछता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान। तो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान जो होती है वो इंग्लिश है। वो क्या है, वो इंग्लिश है। स्टूडेंट्स वहाँ पे भी उर्दू को टिक कर देते हैं जो कि क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश है। और नेशनल हमारा जो है ना एनिमल पूछा जाता है, मारखोर है। नेशनल बर्ड हमारे पास चकोर है। नेशनल हमारी जो वेजिटेबल है वो क्या है हमारे पास, लेडी फिंगर। और इसी तरह नेशनल जो हमारे पास जूस है, ये आपसे काफ़ी दफ़ा पूछा गया है पिछले साल, जो शुगर क्या बोलते हैं सेलर के जो थे, ठीक है। तो शुगर केन जो है ये हमारा नेशनल जूस है। नेशनल जूस जो है वो क्या है, शुगर केन का जूस, गन्ने का जूस। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है जी, फार्मूला ऑफ वर्क डन। वर्क डन का फार्मूला क्या है, देखो वर्क क्या होता है हमारे पास, वर्क का फार्मूला था W=FD। यानी कि F यहाँ पे क्या है, फोर्स है, ठीक है, और D यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, W=FS। S यहाँ पे वो भी क्या होता है, वो भी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे वर्क का यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए, वर्क का यूनिट अगर आपसे पूछ लिया जाए तो यूनिट भी आपको मैं फार्मूले जो है वो कॉन्सेप्ट से समझाऊंगा। तो कभी मैंने यहाँ पे बल्कि
लिखा था फार्मूला W=FD, तो इसके यूनिट से ही हमने इसका फार्मूला बनाना होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है, और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर जो है ये वर्क का क्या है, यूनिट है। SI यूनिट जो है ये क्या है, न्यूटन मीटर। यहाँ पे फोर्स का यूनिट जो है ये न्यूटन, ये कैसे आ गया ये भी मैं आपको बता देता हूँ। F फोर्स है ना, तो F क्या होता है हमारे पास, इसका फार्मूला F=ma सेकंड न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब इसमें देखो यहाँ पे m क्या है, ये मैस है, इसका यूनिट क्या होता है, किलोग्राम होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, ms-2, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसको जो है ना अगर सिंपल लिखेंगे तो ये किस चीज़ के इक्वल होता है, सिर्फ न्यूटन n के इक्वल होता है। क्लियर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी, ठीक है, क्लियर हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद है तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। डेली इसी तरह के जो है ना आपको इन्फॉर्मेटिव लेक्चर प्रोवाइड किए जाते हैं, तो आप लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि हमारे डेली के इन्फॉर्मेटिव लेक्चर आप लोग तक पहुँच रहे हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको यहाँ पे स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आप हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन लाजमी कीजिएगा, जहाँ पे इंशाल्लाह आपको 100% गारंटेड जो है वो आपको तैयारी कराई जाएगी। आपको आपके सेंटर के हिसाब से अगर नोट चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। बगैर टाइम वेस्ट किए फ़ौरन यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके 100% गारंटेड आप अपनी तैयारी आज से स्टार्ट करें, मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।